आपको जो है पिलो, अगर आप साइड स्लीपर हैं, साइड में सोते हैं, तो आपको पिलो यूज करनी है। आपने नेक और बैक पेन का जिक्र किया है। नेक पेन या बैक पेन अभी जो हम लोग की जो ओपीडीज में देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो नेक पेन या बैक पेन के होते हैं। तो सर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की आपने बात करी है, क्या ये मर्ज है और क्या होता है, इसको कैसे हम जांच करते हैं और इससे सही होने की प्रक्रिया क्या है? अगर इसमें एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो है एक तरीके की जो है ट्यूमर, या जिसको कहते हैं कि कैंसर या ट्यूमर है, जिसमें स्पाइन के अंदर जो है कॉर्ड होता है, नर्व का जो है एक गुच्छा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हेल्थ कॉर्नर में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना एक सर्व योगदान दिया और इसके अलावा लगातार इसमें सेवा भी दे रहे हैं और अपने जैसे और भी डॉक्टर्स जो हैं उनको भी शिक्षित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार सिंह। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ कॉर्नर में। और चर्चा की शुरुआत हो डॉक्टर मनीष, उससे पहले मैं चाहूँगा अपने बारे में एक छोटा सा जो जर्नी आपकी जो रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो हमारे दर्शकों के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर मनीष सिंह यहाँ पे बतौर एक प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी की तरह काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई न्यूरो सर्जरी की पीजे चेन्नई से की। वहाँ से पढ़ने के बाद मैं जिपमर पौंडीचेरी चला गया, वहाँ पे अपनी जो है सेवाएं दी बतौर न्यूरो सर्जन। उसके बाद 2014 से अभी तक मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक न्यूरो सर्जन की तरीके से या विभागाध्यक्ष की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल, डॉक्टर मनीष ने जिस तरह बताया कि बतौर न्यूरो सर्जन विभागाध्यक्ष के पोस्ट पे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में लगातार वो कार्यरत हैं। डॉक्टर मनीष, चर्चा की शुरुआत करते हैं। बताओ, देखिए एक सर्जन होता है, जैसे आम जनता की अगर हम भाषा दर्शकों को बताएं, न्यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जरी, इसमें बेसिकली किस चीज़ों की हम ज़्यादा चिकित्सीय जांच पड़ताल होती है? न्यूरो सर्जन का मतलब होता है कि जो बीमारियां आपकी दवाओं के माध्यम से नहीं ट्रीट की जा सके, उनको जो है न्यूरो सर्जन देखता है कि जिसमें सर्जरी करने पे मरीज को आराम हो जाए। उन सारी बीमारियों को न्यूरो सर्जन देखता है। स्पेशली जैसे कि आपकी हेड इंजरीज हुई, या जो है नेक पेन, बैक पेन, या दिमाग का ट्यूमर हुआ, या फिर जो है कोई इस तरीके से समस्या हुई कि जिसके कारण से ऑपरेशन करने पे मरीज को उनके जो है सिम्टम्स में रिलीफ हो जाए, वो चीज़ें जो हैं न्यूरो सर्जन के द्वारा जो है देखी जाती हैं। दर्शकों, आपको पता चल गया होगा कि न्यूरो सर्जरी और सर्जरी में क्या, सर्जन और न्यूरो सर्जन में क्या अंतर होता है, ये डॉक्टर मनीष ने हमें आज बताया। अगला सवाल आपसे डॉक्टर मनीष ये रहेगा, आपने नेक और बैक पेन का जिक्र किया है, ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इसका ट्रीटमेंट, अब इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं क्योंकि समय बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, युग बदल रहा है और ये जो है अब आम बीमारियां हो चुकी हैं। नेक पेन और बैक पेन को लेकर क्या कहेंगे? नेक पेन या बैक पेन अभी जो हम लोग की जो ओपीडीज में देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं वो नेक पेन या बैक पेन के होते हैं। इनके कई सारे रीज़न होते हैं, जिसमें से प्रमुख रीज़न जो है वो क्या कहते हैं, डिस्क प्रोलैप्स हैं, कि दो हड्डियों के बीच की, रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क पाया जाता है, जिसको कुशन की तरीके से जो कि काम करता है। अगर वो किसी भी कंडीशन में बाहर निकल जाता है तो उसको डिस्क प्रोलैप्स करते हैं, और वो डिस्क प्रोलैप्स जो है नसों के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसके कारण से मरीज को जो है नेक पेन या बैक पेन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि दो हड्डियां जो हैं वो जॉइंट्स के द्वारा जो है जुड़ी होती हैं। अगर उन जॉइंट्स में भी आर्थराइटिक चेंजेस हो गए, जिसके कारण से भी जो है नेक पेन बैक पेन होता है। इवन जो है स्पाइनल कॉर्ड में अगर ट्यूमर पाया जाता है, उसके कारण से भी नेक पेन बैक पेन हो सकता है। या रीढ़ की हड्डियों में कहीं पे इन्फेक्शन हो, उसके कारण से नेक पेन या बैक पेन
पाया जाता है, जिसको हम लोग इवेलुएट करके जो है ट्रीट करते हैं। जो रीज़न होता है उसका इलाज करते हैं और इलाज करने पे ये बीमारियां जो है सही हो जाती हैं। डॉक्टर मनीष, पहला सवाल मैंने छोटा सा पूछा, आपने इतनी सारी चीज़ें उसमें बता दी, तो अब क्यूरियोसिटी क्योंकि जाग रही है और दर्शकों को भी ये जानना ज़रूरी हो गया है कि कई चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इसलिए ये डॉक्टरी भाषा भी है लेकिन आम भाषा में हम डॉक्टर साहब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की आपने बात करी है, क्या ये मर्ज है और क्या होता है, इसको कैसे हम जांच करते हैं और इससे सही होने की प्रक्रिया क्या है, अगर इसमें हम चर्चा करें? एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो है एक तरीके की जो है ट्यूमर या जिसको कहते हैं कि कैंसर या ट्यूमर है, जिसमें स्पाइन के अंदर जो है कॉर्ड होता है, नर्व का जो है एक गुच्छा होता है, जिसमें अनड्यू ग्रोथ हो जाए, जो कि सेल के प्रोलिफरेशन के कारण एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर कहते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर मरीज को होता है तो एक स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं मरीज जो है प्रेजेंट करके आता है कि हमको जो है बैक पेन या नेक पेन हो रहा है, लेकिन वो लेटने पे बढ़ जा रहा है, तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मरीज को हो सकता है कि इसको स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो। क्योंकि अनमन ये देखा गया कि जितने भी नेक पेन या बैक पेन होते हैं वो आराम करने पे या लेटने पे रिलीफ हो जाते हैं, लेकिन जो ट्यूमर का दर्द होता है वो लेटने पे या आराम करने पे जो है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्यूमर की जो बात कही, और अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कतें हैं तो अपने आसपास न्यूरोसर्जन से इस पर परामर्श जरूर लें। एक आपने डॉक्टर मनीष जिक्र किया था डिस्क लैब का, ये क्या चीज़ है डिस्क लैब, इस पर मैं थोड़ा जाऊंगा, तो ये इसके और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। एक्चुअली दो बॉडीज़ के बीच में हमारी जो है रीढ़ की हड्डियाँ, छोटी छोटी रीढ़ जो है छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। इनके बीच में एक कुशन के तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है डिस्क कहते हैं। ये हमारे जो है स्पाइन को जर्क से बचाता है। एज बढ़ने पे इसमें हाइड्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके कारण से अगर ये डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया है। अगर किसी को डिस्क प्रोलैप्स होता है तो वो किस तरीके के लक्षण प्रेजेंट करे, जैसे कि पेशेंट हैं, अगर नेक पेन या बैक, अगर नेक में डिस्क प्रोलैप्स है तो वो जो है नेक पेन की तरीके से प्रेजेंट करेगा, बैक पेन में डिस्क है तो बैक पेन की तरीके से प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा भी कई सारे लक्षण होते हैं। मरीज कहता है कि गर्दन से हमारे जो है करंट जैसा सेंसेशन हो रहा है जो कि हाथ या पैर में जा रहा है, और भी कुछ मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हाथ पैर में हमको कमजोरी जो है हो रही है जो कि बढ़ती जा रही है, हाथ पैर में हमको सुन्नता आ रही है या फिर एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो रहा है। ये सारे के सारे जो हैं लक्षण जो हैं वो डिस्क प्रोलैप्स के होते हैं। अगर इस तरीके से किसी को सिम्टम्स हो तो उनको जो है न्यूरोसर्जन को आके अपनी जांच करानी चाहिए और दिखाना चाहिए और उचित उपचार लेना चाहिए। डॉक्टर मनीष ने जिस तरह से बताया कि अगर झंझनाहट हो रही है और कपकपी लगती है, जैसे अचानक से आम भाषा में बोले तो पैर सुन हो जाना होता है, और चलिए एक समय पे पैर सुन होना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर अचानक से इस तरह की झंझनाहट और सुन होनापन अगर हो तो न्यूरो सर्जन से परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। डिस्क स्लैब की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच प्रक्रिया क्या होती है और फिर इससे निजात दिलाने की क्या प्रक्रिया रहती है? जनरली कोई बैक पेन या नेक पेन या रेडिएटिंग पेन करके आता है कि हाथ में झुंझुनाहट हो रही है या पैर में झुंझुनाहट हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं मरीज को कुछ एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं दर्द की और कहते हैं कि आप एब्सोल्यूट बेड रेस्ट ले लो, क्योंकि ये जितने भी डिस्क प्रोलैप्स के सिम्टम्स होते हैं 90% केसेस में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर 2 हफ्ते के बेड रेस्ट के बाद भी रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हम लोग उनको जनरली जो है एक MRI कराते हैं उस एरिया का देखने के लिए
कि किस लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स है या सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, और अगर वो एमआरआई में दिखाई पड़ता है और दवाओं से रिलीफ नहीं मिलता है तो उसका ऑपरेशन करके उसको जो है हटा देते हैं। तो देखिए डॉक्टर, आपने जिस तरह से प्रक्रिया भी बताई इसकी ट्रीटमेंट की, ये भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। शुरुआती लक्षण अगर आप पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब कोई स्थितियां जो है वो ठीक हो जाएंगी, बचाव के जो है वो चांस ज़्यादा होंगे। एक इस पे और आपने जो बात करी थी, मैं कई जगह पढ़ रहा था, मुझे लगा आपसे उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। किस प्रक्रिया के तहत एंडोस्कोपी और एक माइक्रोस्कोपी चीजें होती हैं, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट होता है? हालांकि प्रक्रिया दोनों सही है, लेकिन जो सरलता और जिससे मरीजों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, आपको क्या लगता है बतौर सर्जन की कौन सी ज़्यादा सही रहती होगी? जो है डिस्क प्रोलैप्स के ऑपरेशन कई विधियों द्वारा किए जाते हैं। कई बार जो है ओपन, कुछ लोग ओपन आई से भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं डिस्क प्रोलैप्स के ऑपरेशन में, जिससे जो है कॉम्प्लिकेशन के रेट काफ़ी कम होते हैं। दूसरा जो है इंडोस्कोप के माध्यम से भी डिस्क को जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो विधियां हैं दोनों, माइक्रोस्कोप और इंडोस्कोप, ये दोनों काफ़ी अच्छी विधियां हैं, क्योंकि जो है हम इसके ऑपरेशन में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो है कि कौन सी अच्छी कौन सी खराब है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन के समय आपको कॉम्प्लिकेशन रेट किसमें सबसे कम होते हैं। जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, नर्व को किस तरीके से सेव किया जाए, इसीलिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसमें जो है हाई मैग्नीफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे जो है नर्व और डिस्क काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरीके से इंडोस्कोप में भी हाई मैग्नीफिकेशन यूज़ होता है, लेकिन इंडोस्कोपिक डिस्क ऑपरेशन में जो चीरा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और ऑपरेशन कई बार तो हम लोग जो है बिना एनेस्थीसिया दिए हुए ही अवेक पेशेंट जो है वो बेहोश नहीं होता है, और जो है उसका इंडोस्कोपी के माध्यम से ऑपरेशन करके डिस्क निकाल देते हैं। क्योंकि चीरा छोटा होता है और इसके कारण से जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट जो है इन्फेक्शन के चांसेस और क्या कहते हैं और सारी चांसेस काफ़ी कम होती हैं, और ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन ही पेशेंट जो है को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपने घर जो है जा सकते हैं रूटीन लाइफ में। तो देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी में कौन बेहतर है, और दोनों ही अच्छी है, और किसमें क्या ज़्यादा फ़ायदा होता है या कौन कितनी ज़्यादा सहूलियतदार होती है, ये भी डॉक्टर मनीष ने इस पर चर्चा करी। डॉक्टर सोनी साहब, एक बात, झंझनाहट और की बात हो रही थी कि पैर सुन होना जाना, झंझनाहट, इस पर एक चीज़ और दिमाग में आती है। आजकल सर्वाइकल की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, क्योंकि नेक और पेन की बैक पेन की बात हो रही है। पोस्चर, लोग आजकल देखा है लोग झुक के चलते हैं या झुके रहते हैं, तो उनका एक पीछे, आसान भाषा में बोले तो कूबर टाइप का निकल आता है, फिर वो सीधे खड़े होते हैं, फिर वो दिक्कतें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सर्वाइकल पेन होता है, धीरे धीरे उंगलियों से होता हुआ, हथेलियों से होता हुआ, पीछे कंधे से होता हुआ पूरा पैर तक, पंजे तक जाता है। ऐसी स्थिति में क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, और क्या सिकाई करना अभी कोई ऑप्शन है शुरुआती तौर पे? सर्वाइकल पेन, आजकल सर्वाइकल पेन और जो है बैक पेन काफ़ी कॉमन हो गया है। उसका रीज़न है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये जो है आज की डेट पे जो है कंप्यूटर पे काम करने लगी है, या जो है बहुत देर तक जो है मोबाइल पे जो है चीज़ों को देखती रहती है। कंप्यूटर पे काम करने के कारण जो है लंबे समय तक बैठे रहने के कारण और गलत पोस्चर में बैठे रहने के कारण जो है लोगों को नेक पेन, बैक पेन की समस्याएं जो हैं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे जो सर्विस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो करीब 7-7, 8-8 घंटे जो हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं डायरेक्ट कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। तो उनको अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है। पोस्चर का ध्यान किस तरीके से रखना है कि जो कंप्यूटर होता है वो आपकी आँखों की सीध में होना चाहिए, ना तो कंप्यूटर नीचे होना चाहिए, ना तो कंप्यूटर ऊपर होना चाहिए। नीचे ऊपर कंप्यूटर होने के कारण जो है अगर नीचे है तो हम गर्दन झुका के देखते हैं, अगर ऊपर है तो ऊपर करके देखते हैं, जो कि नेक का करेक्ट पोस्चर जो है
आपका सीधा रखना है, नेक को सीधा रखना है, जिसके कारण लंबे समय तक जो है एबनॉर्मल पास्चर होने के कारण जो है ऐसे जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कंप्यूटर पे काम करने वाले वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे को जो है नेक पेन, सीवियर नेक पेन होता रहता है। इसी तरीके से बैक पेन भी उनको होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कंफर्ट जोन वो होता है कि हम जो है लीन होके, मतलब आगे होके झुक के बैठ जाएं। वो अच्छा पोस्चर नहीं है। आपको बैठना है तो आपको अपना बैग जो है कुर्सी से सटा के रखना है और सीधे रखना है। ये करेक्ट पोस्चर है। और अगर इस पोस्चर पे आपको जो है लंबे समय तक भी बैठते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, इस तरीके की समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा भी बीच बीच में आपको जो है अपनी चेयर से उठना है, थोड़ा सा वॉक करके फिर बैठना है। इसके अलावा अगर जो है रेगुलरली आपको बैक की और नेक की एक्सरसाइज भी करते रहना है, क्योंकि अगर मसल बैक की और नेक की स्ट्रांग होंगी तो ऐसे लोगों को अगर एबनॉर्मल पोस्चर में थोड़ी देर बैठ भी गए तब भी वो दर्द जो है फील नहीं करेंगे। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने एक वैसी बातें बताई हैं जो आम अगर बादशाह में बात की जाए तो आप और हम कई लोग इसमें गलतियां करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। और डॉक्टर मनीष ने जो चीज़ें समझाई हैं कि पोस्चर बैठने का, और देखिए अब जब भी ऑफिस जाएं, लैपटॉप हो या कंप्यूटर जो भी स्क्रीन हो, उसको आप अपने आँखों की सीध के बराबर ही रखें, ना नीचे ना ऊपर। और देखिए, बेसिक बेसिक चीज़ हैं जो आगे चल के सर्वाइकल या फिर जो ट्यूमर वाली बात कही थी डॉक्टर साहब ने, और बड़ी न्यूरो सर्जरी से भी, सर्जिकल प्रॉब्लम से भी न्यूरो आप इससे परेशान हो सकते हैं जरा सी अनदेखी करने को लेकर के। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन रहेगा, आपने क्योंकि बात करी है इसको लेकर के, नेक और पेन को लेकर के हमें क्या करना चाहिए चीज़ों को, अगर पेन हो रहा है बाई चांस। हम अपनी ऐसी आदतों, क्योंकि जाहिर सी आपने बिल्कुल बात करी, लाइफस्टाइल है, 12-12 घंटे तक काम करना है, चाहे बड़ी बड़ी सिटीज़ हो, सब आधुनिकता के भंवर में हम लोग इतने डूबे हुए हैं। आपके पास तो रोज़ पेशेंट इस तरह के आते हों, लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं है कि हर दिन हम न्यूरो सर्जन के पास जाएं या हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से बातचीत करें। ऐसी चीज़ जो घरेलू चीज़ों से वो सब सही हो जाए, ऐसे कोई एक्सरसाइजें हो, जो चीज़ें जो ठीक हो जाएं। क्योंकि एक भ्रांति और भी है कि ये एक्सरसाइज ये नेक पेन वालों को नहीं करनी चाहिए, ये इनको नहीं करनी चाहिए। योगा सब करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर हमें गर्दन में दर्द है तो हमें ये योगा नहीं चाहिए। योगा में भी अवेयरनेस नहीं है, योगा के प्रति अवेयरनेस है, लेकिन उसमें भी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा योगा हमें करना चाहिए और कितना करना चाहिए और कौन नुकसानदायक नहीं है। देखिए, नेक पेन, बैक पेन में कई सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप डॉक्टर कई बार जो है किसी के पास भी जाते हैं, कहते हैं कि हमको जो है नेक पेन हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है। वो शुरू से ये कहता है कि आप तकिया हटा लो, ठीक है। उसका रीज़न नहीं जानता है कि तकिया क्यों हटा लो, काहे हटा लो, लेकिन सबसे पहले वो कहेगा कि आप अपना तकिया हटा लो। दैट इज़ नॉट करेक्ट। आपको जो है पिलो, अगर आप साइड स्लीपर हैं, साइड में सोते हैं, तो आपको पिलो यूज़ करनी है। और पिलो का हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए कि जो आपका नेक और ये जो है शोल्डर के बीच में जो गैप है, इतनी ऊंचाई के पिलो होने चाहिए, जिससे जो है आप सोते समय आपकी गर्दन जो है वो किसी तरफ जो है झुके नहीं। इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि अपोजिट साइड हो जाए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उस साइड, क्योंकि इसके कारण से रात भर अगर आपकी गर्दन एक तरफ झुकी रहेगी तो लोगों को सवेरे उठने पे नेक पेन होगा। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति है कि आप जो हैं किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि नेक पेन या बैक पेन हो रहा है, तो सबसे पहली एडवाइस मिलती है कि इसका फिजियोथेरेपी करा लो ना, आपका दर्द जो है तुरंत आराम मिल जाएगा। आप ऐसा समझिए कि अगर आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब जो है उस जॉइंट में या उस जगह पे एक्यूट इन्फ्लामेशन चल रहा है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग की प्रोसेस जो है चल रही है। अगर उस समय आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन और बढ़ जाता है और दर्द जो है और बढ़ जाएगा। अगर किसी को नेक पेन और बैक पेन है, उसको रेस्ट करना चाहिए। जब नेक पेन, बैक पेन जो है ख़त्म हो जाए,
उसके बाद से जो है हमको एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जब जो है दर्द ख़त्म हो जाता है? एक जो है नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपकी नेक की अगर मसल जो है स्ट्रांग होंगी तो आपको फ्यूचर में दर्द आने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। इसमें से जो है आप ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत है या कहीं पे जो है किसी ट्रेनर की ज़रूरत है, इज़ नॉट। आप घर में ही बैठ के सिंपल तरीके से जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम को आदमी को करना चाहिए। धीरे से बढ़ा के धीरे धीरे 10-10 बार कर देनी चाहिए। ये जो नेक के चारों तरफ मसल है, इसके कारण से धीरे धीरे वो 2-3 महीने में स्ट्रांग हो जाती हैं, उसके बाद जो है दर्द ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बैक की मसल के लिए होती हैं। अगर वो भी की जाएँ तो वो दर्द भी जो है धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन एक्सरसाइज तभी करना है जब आपको दर्द में आराम मिल जाए। दर्द के समय एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कराने से दर्द बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात को गांठ बांध लीजिए कि दर्द में यदि आप हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, फिजियोथेरेपी नहीं करनी, उससे दर्द कम नहीं होगा बल्कि दर्द बढ़ेगा और जो बैंक बैलेंस है वो कम होता रहेगा और उसका भी दर्द आपको मिलता रहेगा। दोनों चीज़ें जो है वो आपको मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा। पैरालिसिस एक बड़ी बीमारी है, लकवा, और उम्र की इसमें कोई चीज़ नहीं। आपने देखा होगा आजकल हार्ट अटैक तो एक मौसमी बीमारी की तरह हो गया है। 10 साल से लेकर के 50-60 साल के लोगों को आने लगा। युवाओं में ज़्यादातर इस चीज़ को देखी जा रही, क्योंकि आधुनिकता जो है युवाओं को घेरे हुए है। और आपने जिस तरह की आज बातें करी है बतौर न्यूरोसर्जन, चीज़ों को समझाया है, एक प्रश्न आपसे और रहेगा इसको, ये लकवा जो होता है, ये क्या, अगर हम देखें कि अक्सर मैंने कई लोगों को देखा और खुद भी मैं कुछ बहुत चीज़ों से, आप जो बता रहे हैं बैठने का तरीका, चीज़ें सर्वाइकल जैसी चीज़ों से मैं भी थोड़ा सा ग्रसित हूँ, तो उस चीज़ को लेकर के और कई लोगों से मिलता हूँ तो उनका एक सवाल रहेगा, क्या जब एक शरीर का एक साइड जब झुंझुनाहट सी होती है, माथे से लेकर के पैरों तक एक आराम से वेन्स में प्रॉब्लम होती है, क्या ये आगे चल करके पैरालिसिस का एक बड़ा कारण बन सकता है? क्योंकि और तब जब व्यक्ति बहुत टेंशन भी लेता है, बीपी का भी क्या काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। एक्चुअली लकवा जिस तरीके से आपने बताया कि हार्ट में जो है हार्ट अटैक पड़ता है, उसी तरीके से ब्रेन में भी ब्रेन अटैक पड़ता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, या तो जो है ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो एक हिस्से की रुक जाए, या फिर जो है वहाँ पे हेमरेज हो जाए। और ये जो प्रोसेस होती है, जो वीकनेस की प्रोसेस होती है हाथ पैर में एक साइड में जो आती है, ये सडनली आती है। सडनली का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये जो वीकनेस डेवलप हुई 4-5 दिन में, धीरे धीरे या हफ्ते में धीरे धीरे करके डेवलप होगी। सडनली का मतलब है कि आपको तुरंत मालूम चलने लगेगा कि हमारा जो है पैर जो है कमज़ोर हो गया है सडनली, और जो है या हाथ कमज़ोर हो गया है। इसके प्रिवेंशन के लिए होता क्यों है, स्ट्रोक बेसिकली होता क्यों है, आप इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो जो है जो मेन समस्या देखने में आ रही है आज की डेट में, वो बीपी और शुगर की है। अगर आपको बीपी या शुगर की बीमारी है ना, ऐसे लोगों में स्ट्रोक जो है सबसे कॉमन होता है। अगर बाई चांस आपको इनमें से कोई भी बीमारी है ना, तो आपको इनको कंट्रोल करके रखना है। जैसे बीपी है तो बीपी को आप किसी भी मेथड से ना, इवन दवाओं के मेथड से आपको रेगुलर ड्रग्स लेनी है, अपना बीपी रेगुलर चेक कराना है, वो नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरीके से शुगर भी का भी इलाज, कि अगर आपको एबनॉर्मल शुगर है तो उसका प्रॉपर रेगुलर चेक करके उसका इलाज करना है। अगर वो नॉर्मल हैं तो ऐसे लोगों में स्ट्रोक होने के चांसेस या लकवा पड़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल है तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं लकवा पड़ने के या स्ट्रोक पड़ने के। बीपी शुगर
की जो दवाइयाँ हैं ये सैकड़ों साल से चली आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। लोगों में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि हम दवाई खाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है रेगुलर ड्रग्स खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं कंपेयर टू आपके एबनॉर्मल बीपी या शुगर से, क्योंकि अगर आपका बीपी शुगर एबनॉर्मल रहता है तो आपकी लाइफ हमेशा रिस्क पे रहती है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बीपी शुगर को लेकर के बात कही है, यही है हर बीमारी की जड़। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं और डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे हैं। तो बीपी शुगर को ठीक रखिए ताकि नीरों से जुड़ी खतरनाक बीमारी ना हो आप लोगों को, और डॉक्टर साहब की हर एक बात पर ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बीपी शुगर को लेकर के बातचीत की है, तो ये बीपी शुगर डॉक्टर साहब आपने बात करी, और ये आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम इतनी कैलोरीज खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं, चीज़ें सामने आती जा रही हैं, पैरालाइज की चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें आपने बताई। और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को, आज देखिए योगा के बारे में आपने बताया, एक आखिरी सवाल लूँगा कि हर व्यक्ति नहीं होता, अगर हम आर्थिक स्थिति भी देखें तमाम चीज़ों की, डॉक्टर्स के पास जाए, चीज़ों को बातचीत करे। और मैं आपसे चाहूँगा हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिसका घर पे रह करके वो कुछ अर्जेंट, अगर मैं कहूँ कि तत्काल प्रभाव से किसी को दिक्कत है, तो क्या गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए या ठंडे पानी से सिकाई करनी चाहिए, ताकि इंस्टेंट वो रिलीव उसको मिल सके। इस तरह के जो घरेलू नुस्खे आजकल बताए जाते हैं, आप इसको कितना मानते हैं? जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि बता रहे थे कि गर्म पानी से जो है सिकाई करनी है या ये आपको ऐसा बताऊं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मसल के बहुत नीचे रहती है, बहुत नीचे हुआ करती है। अगर जो है डिस्क के कारण दर्द हो रहा है या नेक पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है तो उसमें रिलीफ नहीं मिलता। अगर बैक पेन बाई चांस आपकी मसल में स्ट्रेन के कारण हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है, तो आपको सिकाई करने पे डेफिनेटली जो है रिलीफ होगा उस पे, स्पेशली ठंडे पानी से। ठंडे पानी से होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होते हैं, मसल में इन्फ्लामेशन होते हैं या जो है स्वेलिंग आती है जिसके कारण से, तो जो सेल जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करती हैं वो कम टेम्परेचर पे कम जो है इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं। तो और डेफिनेटली अगर ठंडे से बर्फ़ से सिकाई की जाए तो दर्द में काफ़ी हद तक जो है अगर मसल के कारण हो रहा है तो उसमें आराम मिलता है। अदरवाइज जैसा आपने योगा बताया कि योगा के क्या एडवांटेज हैं, योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में दिमाग को स्थिर रखने का काम करती है। और क्या कहते हैं, इनके कारण से बहुत सारी जो है स्थिर होने के कारण या योग साधना करने के कारण जो है आप कई सारी बीमारियां जैसे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटीज़ हुई, ये सब जो आजकल की डेट में बहुत कॉमन हो रहा है, इनके इंसिडेंट्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। योगा इज़ अ वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है और हर आदमी को सवेरे थोड़े समय तक जो है ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं करनी चाहिए। तो देखिए डॉक्टर साहब ने जिस तरह से तमाम चीज़ों के बारे में बताया, और हर चीज के पहलू को देखते हुए, डॉक्टर मनीष आपने जिस तरह से हमारे दर्शकों से आज उनको जागरूक करने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने कई चीज़ों को लेकर के बात कही है, कोई भ्रांतियों को भी दूर किया, और आपसे बात करके ऐसा लगा, आपने कहा ना कि मानसिक और संतुष्टि मिलेगी तभी शारीरिक पुष्टि जो होती है, शारीरिक बल जो है तभी मिल पाएगा। तो जो बतौर न्यूरोसर्जन आप जो सेवा लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में दे रहे हैं, और आपसे बात करके भी आज ऐसा लगा कि स्थितियों को और कैसे देखना चाहिए, और एक छोटी छोटी बीमारी जो है वो बड़ा रूप ले लेती है और कभी ये नहीं पता चलता कि इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ट्यूमर्स की भी आपने बात करी और कई अवेयरनेस को लेकर के भी हमारे दर्शकों को आज आपने कई पहलू जो हैं इससे जुड़ी बीमारियों के बताए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जेएमडी न्यूज़ पर आज आपने समय दिया हमें, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर
मनीष कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन, जो लगातार इसी क्षेत्र में, चिकित्सा के इसी क्षेत्र में लगातार जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। और इनसे बात करने के बाद मैं ये 100% चाहूँगा, और हमारे जो दर्शक हैं जो डॉक्टर मनीष को सुन रहे थे, देख रहे थे, वो भी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर आपकी उंगलियों से लेकर के आपके वेन्स में अगर इस तरह की झुंझुनाहट होती है, ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। और हाँ, जिस तरह से बैठने के तरीके के और जिस तरह से काम करने के तरीके को, क्योंकि देश की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी जो युवा आबादी है वो लगातार इस चीज़ों में लगी हुई है। हम कंप्यूटर और स्क्रीन से ना चाहते हुए भी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसी में सिमटी हुई है। तो उसके भी तरीके हैं, थोड़ी देर काम कीजिए, फिर आप वॉक कीजिए, देन काम कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।